चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो गाइस मेजर थ्योरी का आज जो है हम दूसरे वीडियो लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट 1 इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, उसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, ठीक है, जिसको आई थिंक जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। आज भी जो है हम इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पर हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। इसमें भी हम कुछ बेसिक चीज़ों को जो है लेकर के चलेंगे। क्योंकि आगे जा कर के जो हम चैप्टर्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उनमें जो है इन सब का यूज़ हमें करना पड़ेगा। और अगर हम इनका जो हम आज बताने वाले हैं या फिर प्रीवियस के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है, अगर इनके मीनिंग्स हमें नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो हम मेजर थ्योरी पढ़ते हैं ना, इसमें सैम्बल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है ना, सैम्बल्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और सैम्बल्स के नोटेशन है ना, किस प्रकार से हम किसको डिनोट करते हैं, कौन सा सैम्बल यूज़ करते हैं और उसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या होता है ना, ये सब चीज़ जानना आप लोगों को ज़रूरी है। तो चलिए आज जो है हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला हमारे पास हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस, है ना। तो फंक्शंस के बारे में आई थिंक आप सभी ने ये चीज़ जाना है, जो कि क्लास 11th में और 12th में जो NCERT का कोर्स है, होप कि आप लोग वहाँ से जान लिए होंगे, है ना। फंक्शंस अच्छा, फंक्शंस को एक और नाम से जो है हम जानते हैं, कोई बता सकता है? फंक्शंस को हम एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है? मैपिंग, है ना। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, मैपिंग क्या होता है? तो देखिए, ये जो हमारे पास वर्ड है फंक्शंस और जो है मैपिंग, दोनों सेम है, दोनों ही एक ही मीनिंग निकल के, दोनों का सेम मीनिंग है। और फंक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी कि रिलेशन क्या होता है ना। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन अगर आपको नहीं पता है तो मेरे जो है चैनल में जाए, वहाँ पर जो है क्लास 11th का NCERT है ना, NCERT, उसमें मैंने जो है आप लोगों को फंक्शंस रिलेशंस के बारे में बता रखा है, सेट के रिलेशंस। तो रिलेशंस इन जनरली क्या होता है कि भाई जो है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो है एक प्रकार का रिलेशन रखना, ठीक है ना, रिलेशन रखना। तो वो जो है हमारा नाम से पता लग रहा है, रिलेशन का मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। आप सीधा मीनिंग यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्या, कि अगर जो है मेरे पास दो सेट है, चलिए बात करते हैं, मेरे पास दो सेट है और इन सेट में 1 2 3 4 ऐसा एलिमेंट है और इसमें जो है 3 2 7 8 है। अब मैं कह रहा हूं कि जो 1 है वो 3 के साथ रिलेशन है, इसका 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ रिलेशन है। जो मैं बता रहा हूं, हम इसको मान के चलते हैं कि A सेट है और ये B सेट है। तो यहां पर जो है इसको डिनोट करने के लिए, हम इनको डिनोट करने के लिए रिलेशंस को कार्टेशियन प्रोडक्ट का हेल्प लेते थे। आप लोगों को पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये अगर एक सेट A है दूसरा सेट B है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B क्या होता था भैया? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब यही होता है कि जो रिलेशन है उसको हम जो है एक ब्रैकेट के साथ जो है लिखते हैं। जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है। ऐसे ही 2 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ है। ऐसे ही 3 का रिलेशन किसके साथ है? 7 के साथ है। और ऐसे ही जो है हम कह सकते हैं कि 4 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? 8 के साथ है। तो क्या भैया आप ये बता सकते हो कि यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है? यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो है ये, है ना, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम जो है ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट तो है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है। क्यों हमने ऐसा कहा है? क्योंकि 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। अब हम इसको पूरी को तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कह सकते। एक्चुअल में क्या, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से एक ऑर्डर्ड पेयर निकल के आया है, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आया है। किसके रूप में? एक रिलेशन के रूप में। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं तो A इंटू B क्या होता है? मैं अगर दो सेट ले रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट में A ले रहा हूं जो कि 1 2 3 है और मैं एक सेट B ले रहा हूं जो कि 2 3 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B क्या होगा? 1 का 2 के साथ, ऐसे ही 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ,
ऐसे ही जो है 1 का 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ठीक है। तो टोटली यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और ये जो आ रखा है आप देख सकते हो, ये जो सॉरी ये तो अलग ही हो गया हमारा। तो ये जो हमारे पास है, इन्हीं में से जो है ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे निकल के आ रहे हैं, इन्हीं में से जो है रिलेशन के अंदर के कुछ हमारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो किसी एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन होना, यही तो रिलेशन होता है। अब इस सेट को हम बोलते हैं डोमेन, आपको पता ही होगा ये सारा चीज़। इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, सिंपल एकदम, कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन। अच्छा, रिलेशन हमने बात कर लिया है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। नहीं आया तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप लोग जो है क्लास 11th में जाए और मतलब मेरे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ क्लास 11th करके NCERT मैथ करके मैंने बना रखा है, उसमें से आप देखेंगे ना तो चीज़ें और भी डीपली क्लियर होगा। हम यहाँ पर और ज़्यादा बात करेंगे नहीं, रिलेशंस को यहीं पर फिनिश हम करते हैं। अब चलते हैं हम जो है फंक्शंस पर। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस को समझने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रिलेशंस की, रिलेशनशिप की। तो फंक्शन आर रिलेशंस वेयर ईच इनपुट हैज़ पर्टिकुलर आउटपुट। फंक्शंस यहाँ पर लिख देते हैं, फंक्शंस आर रिलेशंस, फंक्शंस आर रिलेशंस। मतलब ये है कि फंक्शन, इस लाइन का मतलब ही यही हुआ कि फंक्शन एक क्या है, रिलेशन ही है। और कैसा रिलेशन है? वेयर each input has particular output, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि फंक्शन भी जो है एक रिलेशन है, जहां पर जो है एक इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट होता है। अब यहाँ आप चीज़ें समझिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक x का फंक्शन है जो कि x+1 है, और मैं कह रहा हूँ कि x का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 है, बस इतने मान के चलते। तो मैं अगर x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो जो है फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही f का वैल्यू 2 रखता हूँ तो 3 आएगा। ऐसे ही मैं जो है 3 रखता हूँ तो 4 आएगा। ऐसे ही मैं जो है 4 रखता हूँ तो 5 आएगा। तो आप इस चीज़ से क्या समझ में आया है? ये सारे के सारे इनपुट्स है, इनपुट्स है, इनपुट्स है, इनपुट्स है। एक इनपुट रखा तो पर्टिकुलर आउटपुट आया है, देख सकते हैं आप। 1 रखा तो आउटपुट कितना मिला, 2 मिला। 2 रखा तो आउटपुट कितना मिला, 3 मिला। ऐसे 3 रखा तो आउटपुट 4 मिला, और ऐसे ही 4 रखने पर आउटपुट कितना मिला, हमें 5 मिलेगा। तो डेफिनेशन को समझने के साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम्पल की, और वही चीज़ यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही है, जिसमें हर एक इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट होता है। अब चलिए इसको हम जो है रिलेशन, इसको हम क्यों कह रहे हैं, चलिए वो समझते हैं। हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसके एलिमेंट्स को थोड़ा हटा देते हैं, और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे कि ये जितने भी x है, ये सारे के सारे a के एलिमेंट्स हैं, सेट A के, जो कि 1 2 3 4। और जितने भी हमारे ये फंक्शन, देखिए मैं इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, f मैप्ड हो रहा है ना। फंक्शन f का 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है। क्या समझ आया? 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, हुआ कि नहीं रिलेशन? तो चीज़ों को ना हम जो है एक सीक्वेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, अदरवाइज कभी भी समझ में आना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो आपका बहुत ही मतलब ऐसा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड से जो है हम अगर उस चीज़ के टच में नहीं है, कहाँ हम क्लास 11th में पढ़ रखे हैं और कहाँ अब जो है हम यहाँ पर MSc BSc में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। ये सब आप स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलोगे तो आपका आगे जा कर के जो है दिक्कत नहीं होगी इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ने में। तो आई थिंक समझ में आप लोगों को आया है कि फंक्शन भी एक रिलेशन है ना, फंक्शन भी एक रिलेशन है, ठीक है ना। अब चलिए
हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन का, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी अच्छी तरह से पता है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास फंक्शन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन जो है ये मैपिंग भी कहते हैं। तो भाई मैपिंग ही हो रहा है, 1 का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ, 2 का मैपिंग 3 के साथ, 3 का मैपिंग। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए जो है एक फंक्शन है जो कि मैप हो रहा है ए से बी में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में? किसी फंक्शन के मैपिंग को, किसी फंक्शन का जो ये जो मैपिंग हो रहा है ए से बी में मैपिंग हो रहा है, एफ का ए से बी में मैपिंग हो रहा है, हम ये कह के चल सकते हैं। अब चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर जो मैपिंग होते हैं वो कितने टाइप्स के। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला जो आपका टाइप आता है, हम एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। इनटू, है ना, इनटू एंड ऑन टू फंक्शन या फिर मैपिंग। मैंने बोला था फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, बात एक ही है। इनटू एंड ऑन टू मैपिंग क्या होता है, ठीक। देखिए मैं यहाँ पर बुक मेरे पास अवेलेबल है, तो ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है गुप्ता, मलिक और मित्तल, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें जो कंटेंट्स है वो बहुत ही काफ़ी मतलब सही है, लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मेजर थ्योरी करके है ये, है ना, प्रगति एडिशन का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, आप लोग यूज़ करिए इसको और पढ़िए, क्योंकि यही वाला बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि बहुत अच्छा कमेंट कभी कभी आता है कि सर आप ये चीज़ गलत बता रहे हो। एक्चुअल में क्या है, कुछ ऑथर्स, जितने भी ऑथर्स होते हैं वो अलग अलग नेम से जो है किस चीज़ को हो सकता है कि डिनोट करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको थोड़ा सा आगे जो है रिसर्च करना है, समझ में आ रहा है, रिसर्च करना है, आपको थोड़ा सर्च करना है कि हाँ एक्चुअल में अगर ये चीज़ नाम ये यहाँ पर हम एक बुक में हमें ये चीज़ मिला है तो दूसरे बुक में क्या पता कोई और नाम से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। होता है ऐसा, ऑथर्स में जो वेरिएशंस मतलब अलग अलग उनकी थिंकिंग अलग अलग, तो अलग अलग टाइप से जो है वो नेम्स दे देते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना उसमें। आप लोगों को थोड़ा सा आगे सर्च करना है कि क्या ये चीज़ सच है या नहीं है, ये सही है, क्या पता आपको कोई नया दूसरा तीसरा नाम मिल जाए। एक ऑथर का बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास एक अलग बुक है, क्या पता आपको वही चीज़ सेम चीज़ किसी तीसरे नाम से भी मिल जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑथर गलत है या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर इनटू मैपिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इनटू मैपिंग में सबसे पहले इनटू बात करेंगे और साथ उसके बाद फिर हम ऑन टू वाला मैपिंग भी बात करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन है जो कि P से Q में मैपिंग हो रहा है, इसको हम ऑन टू मैपिंग तब कहेंगे, F इज कॉल्ड एन इनटू मैपिंग तब कहेंगे, है ना। अ मैपिंग, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं सही से, है ना। अ मैपिंग F P to Q is called into mapping if there exists at least one element in Q, if there exists at least one element in Q which is not covered by any element of P, which is not covered by any element of P, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताया गया कि हमारे पास दो सेट है ना, दो सेट है, एक हमारे पास P है और एक हमारे पास Q है, ठीक। एक मैपिंग हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, P से Q में हो रहा है मैपिंग, ठीक है। तो इसको हम इनटू मैपिंग कब कहेंगे, जब यदि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन Q, मान के चलते हैं कि Q में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें हम मान के चलते हैं A B C D है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन Q विच इज नॉट कवर्ड बाय
एनी एलिमेंट ऑफ P। हो सकता है कि इसमें हम बांध के चलते हैं स्मॉल p q r, है ना, r है, तो मैं कह रहा हूँ कि P का जो मैपिंग है वो A के साथ है, Q का जो मैपिंग है वो C के साथ है, और R का जो मैपिंग है वो B के साथ है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा है, एटलीस्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक तो होना ही चाहिए। तो एक एलिमेंट तो खाली है ना, P के किसी एलिमेंट के साथ वो मैप्ड ही नहीं है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। आ रहा समझ में? तो ऐसे मैपिंग को हम इनटू मैपिंग बोलते हैं। आया समझ में? फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, अगर नहीं आया तो फिर से क्लियर हो जाएगा। अ मैपिंग F P to Q is called into mapping if there exists at least one element in Q में at least एक element which is not covered by any element of P, जो कि P के किसी भी एलिमेंट से कवर्ड नहीं है। एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। एटलीस्ट कहने का मतलब ये कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। आप ये कंफ्यूज अपने दिमाग से नहीं, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, एक ही रखा है तो एक ही हो सकता है, यहाँ और भी एलिमेंट खाली हो सकता है जो कि P के किसी के साथ जो है वो कवर्ड ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे को हम जो है इनटू मैपिंग बोलते हैं। गॉट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? एंड ऑनटू मैपिंग, एंड अ मैपिंग F P to Q, है ना, P to Q is called onto मैपिंग कब कहेंगे? if each element of Q is covered by every element of P। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। F is called onto mapping if each element of codomain at least one element in domain, है ना, covered by at least। Thus into mapping is every element of codomain is covered by the F image of the domain। मतलब जो कोडोमेन है ना, यानी कि जो Q है, ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताया गया। A mapping F is P to Q is called onto if each element of Q is covered by every element of P। मतलब P के हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो कवर्ड हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, खाली नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है। जैसे यहाँ पर खाली था ना एक, तो ऐसा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे P हो गया, ये Q हो गया, तो ऐसे ही जो है एक मैपिंग हम मान के चलते कि F हो रहा है। तो जैसे P Q R मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर A B C ले रहा हूँ, तो P का इसके साथ, तो ऐसे जो है इस प्रकार का आप मैपिंग यहाँ पर दिखा सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर जो है चलिए ठीक है, यही सही है, आप ऐसे कर लीजिए, समझने के लिए सही रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आप कह सकते हो कि ये जो है एक ऑन टू मैपिंग हमारा हो रहा है, क्योंकि Q जो है हर एक एलिमेंट का, जो ये Q का हर एक एलिमेंट जो है कवर्ड होना चाहिए, है ना, हर एक कवर्ड बाय एवरी एलिमेंट ऑफ P के हर एक एलिमेंट से जो है कवर्ड होना चाहिए। ठीक, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 1 एंड मैनी 1। ठीक है, बहुत सरल है। दूसरा 1 1 एंड मैनी 1। तो 1 1 और मैनी 1 मैपिंग क्या होता है? नाम से पता लग रहा है 1 1। ठीक है, तो 1 1 का मतलब क्या? मैपिंग F P to Q is said to be 1 1 into 1 1 if distinct element of P are mapped on distinct element of Q। मतलब P का हर एक, देखिए डेफिनेशन में यहाँ पर अब नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि P का हर एक, आप इसी को 1 1 मैपिंग भी समझ सकते हो। ठीक है, कि जो है इसी को 1 1 मैपिंग भी समझ सकते हो। ठीक, यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? हम ये मान के चलते कि जो Q भी है ना, वो भी A के साथ ही मैप्ड है। Q भी जो है वो भी A के साथ मैप्ड है। अब देखिए हम यहाँ पर 1 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। P Q R हो गया, A B C हो गया। P का A के साथ, Q का B के साथ, R का C के साथ। मतलब जो P का हर एक एलिमेंट है वो Q के हर एक सिंगल एलिमेंट के साथ जो है वो मैप्ड हो, तो उसी को हम जो है ऑन वन मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, 1 1 एंड
मैनी वन। और मैनी वन का मतलब यही हो जाता है, नाम से आपको पता लग रहा है, ठीक है। मैनी वन का एक बार डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैनी वन इसमें आ जाता है f इज कॉल्ड मैनी वन इफ एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट इन p हैव द सेम इमेज इन q, ठीक, सेम इमेज इन q। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो है ये p हो गया और एक q हो गया, इसके अंदर जो है p q r a b c, मतलब कोई भी p के कोई भी दो डिफरेंट का एक ही जो है इमेज हो हमारा q में, तो मैनी वन हो रहा है, ठीक है। मैनी वन तो बहुत सारा है, उसका एक ही इमेज आ रहा है, तो उसी को हम जो है मैनी वन मैपिंग के नाम से जानते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया है। उसके बाद जो है 1-1 और 1-2 मैपिंग आपका एक आता है 1-1 एंड ऑन-टू, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये जो 1-1 1-2 मैपिंग, आपने सबसे पहले 1-1 मैपिंग पढ़ रखा है यहाँ पे, और ऑन-टू मैपिंग आपने यहाँ पर पढ़ रखा है। तो जब कोई भी मैपिंग 1-1 भी हो और साथ ही साथ ऑन-टू भी हो तो उसको हम 1-1 और ऑन-टू मैपिंग कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। उसके बाद जो है इसमें हमारे पास आता है इक्वालिटी ऑफ मैपिंग, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैपिंग। तो चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। उसके देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा आता है इक्वालिटी ऑफ मैपिंग, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैपिंग। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ मैपिंग क्या होता है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम ये मान के चलते हैं कि दो मैपिंग हमारे पास है, एक f जो है p से q में है, एंड जो दूसरा मैपिंग है, दूसरा मैपिंग g हम मान के चलते हैं, वो जो है आपका जो है p से r में है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, p से r में है, ठीक। एक चीज़ में क्या है कि यहाँ भी देखिए p से q में हो रहा है और p से r में भी हो रहा है, ठीक है। p है, p से आपका q में भी हो रहा है और p से ही आपका r में भी मैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी मैपिंग कब होगा, जब इन दोनों के जो फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ f x और जो है g के जो फंक्शन है दोनों ही आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब f के जितने भी आउटपुट्स आ रहे हैं वो भी g वाले के भी वही आउटपुट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। वही मैपिंग में जो मैंने डेफिनेशन बताया था वैसे ही है। उसके बाद जो है आपका एक आता है कांस्टेंट फंक्शन, बहुत ईजी है, ये हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, 4th नंबर। एक आएगा हमारे इसमें कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कोई भी एक फंक्शन हमारे पास है p से q में, ये कांस्टेंट फंक्शन तब होगा जब मान के चलते हैं कि p के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान के चलते हैं p के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारा p के साथ है, एक p एलिमेंट है जिसका p के साथ ही हमारा मैपिंग निकल के आ जा रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, हम मान के चलते r के साथ मैपिंग हो रहा है। मतलब ये है कि भाई जितने भी p के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन सभी का एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग होगा। जैसे कि मैं एक फंक्शन कोई भी एक मान के चलता हूँ कि हमारे पास एक f(x) है जो कि 2 है और x का वैल्यू जो है वेरी कर रहा है 1 2 3 4। तो मैं अगर x का वैल्यू देखिए 1 रख रहा हूँ तब भी 2 ही आना है, 2 रख रहा हूँ तब भी 2 ही आना है, 3 रख रहा हूँ तब भी जो है 2 आना है। तो हो क्या रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 रख रहा हूँ तो 2 के साथ ही मैपिंग हो रहा है ऐसे। तो इस टाइप के जो मैपिंग होते हैं या फिर फंक्शन होते हैं उसको हम कांस्टेंट फंक्शन या फिर कांस्टेंट मैपिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैपिंग। तो आइडेंटिटी मैपिंग भी जस्ट सेम रहता है, ऐसा ही कुछ है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग। तो आइडेंटिटी मैपिंग थोड़ा सा हम यहाँ पर स्टडी, अ मैपिंग ऑफ P to P is said to be identity mapping if each element of P is mapped into itself। मतलब खुद से ही मैप्ड हो जाए, मतलब एक मैपिंग है P से P में ही, तो खुद का खुद के साथ ही जो है मैप्ड हो जाए, तो उसी को हम जो है आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है। अच्छा, उसके बाद जो है हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उन फंक्शंस को जानना भी ज़रूरी है क्योंकि उसका यूज़ हम आगे जा करके करेंगे। तो चलिए देखिए सम स्पेशल फंक्शंस में आपका आता है एक सेट फंक्शन, ठीक है, सेट फंक्शन। तो ये जो सेट फंक्शन है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। सेट फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ सेट फंक्शन इफ इट्स डोमेन कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ सेट, ठीक है। तो सेट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो इसका जो डोमेन होता है ना,
ठीक है। डोमेन जो है ए फैमिली ऑफ सेट को कंसिस्ट करता है, जैसे ए आई सच दैट जितने भी आई है वो आपका एक नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसका जो मैपिंग हो रहा है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि n से n में नेचुरल नंबर में मैपिंग हो रहा है आपका। तो यहाँ आपको समझ में आई थिंक नहीं आया है। मतलब ये है सेट फंक्शन क्या होता है कि इसके जो डोमेन होते हैं, डोमेन जो है आपका फंक्शन मैपिंग वही चीज़ है। सेट फंक्शन क्या होता है, जो डोमेन होता है, डोमेन कंसिस्ट्स सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के सेट को कंसिस्ट करता है जो डोमेन होता है ना। जैसे ये डोमेन हो गया और ये हमारा को डोमेन हो गया, इसमें तो सारे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स आएंगे, लेकिन इसमें जो है ना वो आपके जो है फंक्शंस के सेट को कंसिस्ट करेगा। तो चलिए कैसे देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि A1 एक सेट है, A2 एक सेट है, A3 एक सेट है, ऐसे ही A4, ऐसे ही जो है आपका चलता जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये जो डोमेन है ना, ये जो डोमेन है, तो ये डोमेन में आपके सारे के सारे ये सेट को कंसिस्ट कर रहा है। डोमेन के जो एलिमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर सेट है। हो सकता है कि इस A1 सेट में आपके कुछ एलिमेंट्स आ रहे हो 2 3, इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स आ रहे हो जो कि 5 6 है। तो ये पर्टिकुलर हर एक सेट है। तो जो डोमेन होता है वो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ फंक्शंस को, और इस प्रकार से उसको हम डिनोट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेट फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी सेट फंक्शन इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये चीज रहता है। उसके बाद आता है रियल वैल्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, रियल वैल्यूड सेट फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार बता रहा हूँ, इसका यूज़ हम जो है बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, और हम खुद से यूज़ नहीं करेंगे, जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे उसी में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड सेट फंक्शन इफ इट्स डोमेन कंसिस्ट ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स एंड इट्स कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कोडोमेन जो है रियल नंबर का एक सेट हो, ठीक। डोमेन देखिए मैं बता रहा हूँ, जो डोमेन होता है इसका, डोमेन कंसिस्ट्स सेट ऑफ फंक्शंस। क्यों ऐसा बोला हमने, क्योंकि सेट फंक्शन आ रहा है, सेट फंक्शन नाम आ रहा है, और रियल वैल्यूड क्या है, डोमेन जो है आपका कंसिस्ट कर रहा है सेट ऑफ फंक्शंस के, और इसके जो कोडोमेन्स होते हैं, इसके जो कोडोमेन होते हैं, एंड इट्स कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। आया समझ में, रियल नंबर्स आर, ठीक है, रियल नंबर्स आर। तो ये आपके जो है क्या हो गए, ये जो है आपके एक प्रकार से रियल वैल्यूड सेट फंक्शन हो गए, सेट फंक्शन हो गए, ठीक है। सेट फंक्शन क्या होता है, जो डोमेन आपका सेट जो है, जो डोमेन है वो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। जो डोमेन होता है वो आपका सेट ऑफ फंक्शंस को कंसिस्ट, फैमिली ऑफ सेट को कंसिस्ट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अ फंक्शन इज सेड टू बी सेट फंक्शन इफ इट्स डोमेन कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ सेट, सॉरी डोमेन जो है कंसिस्ट करता है फैमिली ऑफ सेट, सॉरी यहाँ पर लिखना है आपको, थोड़ा सा गलत हो गया ये, फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है। क्योंकि ये सेट है तो सेट का एक फैमिली हो गया आपका, डोमेन जो है फैमिली ऑफ सेट्स हो गया। और यहाँ भी सेम रहता है कि जो है आ फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड सेट इफ इट डोमेन कंसिस्ट ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स, है ना। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, कंसिस्ट फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है, कंसिस्ट फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक। और जो कोडोमेन होता है जो कि आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई मैपिंग आपका हो रहा है ना, अगर कोई मैपिंग आपका हो रहा है, जैसे कि ये वाला था, तो इसमें ये तो रहेगा, लेकिन ये जो होगा ना आपका रियल नंबर के, यहाँ नेचुरल नंबर लिया तो यहाँ रियल नंबर हो जाएगा आपका, समझ में। तो यही आपका जो है क्या रहता है, रियल वैल्यूड सेट फंक्शन रहता है आपका, समझ में आया। उसके बाद एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, तीसरा आता है इसमें एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड
सेट फंक्शन, सेट फंक्शन, रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, सेट फंक्शन। तो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन क्या होता है? देखिए, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन इज द सेट फंक्शन हुज रेंज इज द एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो इसके रेंज होते हैं ना, रेंज जो होता है वो ये होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। रेंज क्या होता है कि भाई जैसे कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है ना, और कोडोमेन के, तो ये कोडोमेन के एलिमेंट्स है, तो हम मान के चलते हैं कि ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है और इधर ये माइनस इनफाइनाइट है। तो मतलब हर एक जो एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ही मैपिंग होता है। तो उसी को हम जो है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन बोलते हैं। समझ में क्या हुआ? यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो है इसके जितने भी एलिमेंट्स है, डजंट मैटर क्या है इसमें, है ना, इसमें तो आपके जो है सारे के सारे फैमिली ऑफ सेट रहेगा। इसमें क्या रहेगा? फैमिली ऑफ सेट। क्योंकि सेट फंक्शन जब भी आएगा तो आप एक बात को याद रखना कि फैमिली ऑफ सेट होगा उसका डोमेन में, उसका डोमेन होगा वो क्या होगा? फैमिली ऑफ सेट होगा। तो फैमिली ऑफ सेट, इसके जो मैपिंग होंगे, इसके जितने भी फैमिली ऑफ सेट होगा उसका जो मैपिंग होगा वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में रहेगा। समझ में आया? इनकी रेंज जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, ये दोनों मैप्ड होगा। समझ में? रेंज का मतलब यही होता है कि भाई इसके एलिमेंट के साथ वो एलिमेंट, डोमेन कोडोमेन के वो एलिमेंट जो कि डोमेन के साथ मैप्ड है, वही रेंज होता है। तो रेंज जो होगा वो हमारे यही होगा, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। मतलब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है वो भी मैप्ड है कहीं ना कहीं इसके सेट, फैमिली ऑफ सेट के साथ। ठीक है, डोमेन के अंदर जो फैमिली ऑफ सेट है वो सेट फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो फिर से एक बार तीनों चीज को साथ में लेकर के बात करते हैं। सेट फंक्शन होता है जिसमें हमारा डोमेन जो है कंसिस्ट फैमिली ऑफ सेट, जिसमें डोमेन जो है फैमिली ऑफ सेट को कंसिस्ट करता है और वो नेचुरल नंबर में मैप्ड हो जाता है जनरली। अच्छा, रियल वैल्यूड सेट फंक्शन में क्या होता है कि भाई यहाँ जो डोमेन है वो तो फैमिली ऑफ सेट्स है, लेकिन जो कोडोमेन है वो रियल नंबर में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है जब एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन हम पढ़ते तो ये तो हमारा फैमिली सेट रहता है, जो डोमेन है वो तो हमारा फैमिली ऑफ सेट्स रहता है, लेकिन जो इसके कोडोमेन होता है वो हमारा इसका जो रेंज सेट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में रहता है। समझ में? इसमें नेचुरल नंबर, इसमें रियल नंबर, इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम जो है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद इसमें आपका एक फंक्शन आता है, इसमें आप लोगों का एक फंक्शन आता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, 4th नंबर हम बात करते हैं सिग्नम। ठीक है, नाम आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? किसी फंक्शन को अगर हम जो है, जैसे सिग्नम फंक्शन है तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ऐसा। तो सिग्नम फंक्शन जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं SGN, सिग्नम फंक्शन ऑफ x जो है कैसे डिफाइन होता है? 1 कब होगा? अगर x का वैल्यू जो है आपका 0 से बड़ी हो। ठीक है, 0 कब होगा? अगर x का वैल्यू 0 हुआ। ठीक है, -1 कब होगा? अगर x का वैल्यू 0 से आपका छोटा होगा। तो ये जो है आपका सिग्नम फंक्शन है। इट्स अ डोमेन इज द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स के होते हैं। यहाँ डोमेन जो होता है वो रियल नंबर्स के, ठीक, डोमेन जो है रियल नंबर्स के डोमेन होते हैं। ठीक है, सेट R। अच्छा, उसके बाद इसमें आपका आता है एक डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन। ठीक है, डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन f को हम जो है fx है उसको डिरिचलेट कब कहते हैं? 1 होगा। 1 कब होगा? जब इफ x इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर x एक रेशनल हुआ तो जो है 1 होगा फंक्शन का वैल्यू, और जो है 0 कब होगा? अगर f जो है x इज इरेशनल। ठीक है, समझ में आ गया? इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास डिरिचलेट फंक्शन। तो इनके हम यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं इंट्रोडक्शन के, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें जो कि हम आगे यूज़ करेंगे उन्हीं का हम जो है यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है इवन फंक्शन। बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा आप लोगों को। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन।
देखिए इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन f माइनस एक्स है और वो जो है उसका वैल्यू हमारे पास आ रहा है प्लस का fx, तो वो तो हमारे पास इवन हो जाएगा। और अगर माइनस का fx है तो वो माइनस का f ऑफ x आ रहा है, f ऑफ माइनस एक्स से माइनस का fx आ रहा है तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? और अगर f ऑफ माइनस एक्स से प्लस का fx आ रहा है तो इवन फंक्शन हो जाएगा। आई थिंक हो गया आप लोगों को क्लियर। उसके बाद आ जाता है आपका एक बाउंडेड फंक्शन। देखिए चीज़ें आप समझिए, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन, तो बाउंडेड फंक्शन में आप लोगों को जो है इसमें दो चीज़ें होता है। बाउंडेड नाम से आप लोगों को पता लग रहा है कि दोनों तरफ से जो है बाउंड्री, एक बाउंड्री होता है, ऐसा उसको हम बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होता है, एक तो हमारे पास जो fx है, जो fx है उसका जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल M हो जाता है, बता रहा हूँ अभी चीज़ों को। और दूसरा होता है fx जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m होता है। ठीक है, तो जब ऐसा हमें मिल जाए कोई एक पर्टिकुलर एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर उसके सारे के सारे वैल्यू छोटा हो या फिर बराबर हो तो हम उसको अपर बाउंड बोलते हैं, बाउंडेड अबव बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर वैल्यू से फंक्शन के सारे जो वैल्यू है वो बड़ी हो तो उसको हम बाउंडेड जो है बिलो बोलते हैं, बाउंडेड बिलो बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेकर के समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम एक फंक्शन को यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है, मैं मान के चलता हूँ कि fx एक फंक्शन है, x + 2 आपका दिया है और x का जो वैल्यू है वो आपका 1 2 3 4 मैं मान के चलता हूँ 4 है। तो मैं अगर x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही जो है मैं अगर x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो फंक्शन का वैल्यू 4 आएगा, 2 और 2 4। f का वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ तो 5 आ जाएगा, है ना। उसके बाद f का वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ तो 6 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास फंक्शंस निकल के आए हैं ये वो क्या है, 3 4 5 6 आया। तो ये जो है 3 4 5 6, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू से सारे के सारे वैल्यू आपका फंक्शन का क्या हो, छोटा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, है ना, अपर बाउंड। उसके बाद जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू से सेट जो फंक्शन के सारे वैल्यू वो बड़ी हो तो उसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जितने भी हमारे काम होते हैं वो रियल वैल्यूड सेट फंक्शन में ही होता है, रियल वैल्यूड सेट फंक्शन में हमारा होता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में और अगर आपको जानकारी लेना तो रियल एनालिसिस का मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैंने बता रखा है, सीक्वेंस भी बता रखा है। तो यहाँ मैं ये सब चीज़ों को और ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं, यहाँ वीडियो को आज ही हम एंड करेंगे। और कल से जो है हम जो हमारा मेन मुद्दा है मेजर थ्योरी को पढ़ने का, तो इसी को हम जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है अलग अलग हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोगों को थंबनेल देखते ही पता लग जाएगा, है ना, कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई भी करेंगे। और ये बेसिक चीज़ें था, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ हम आगे करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि आप लोग चैनल में जो है विजिट आप लोग बहुत करते हो। ठीक है, आप लोग जो है वीडियोस को देखते भी हो अच्छी तरह से, मुझे पता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, है ना, और कोई कमेंट भी नहीं आता है। तो सही है या गलत है उस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है ना, चीज़ें अगर आपको कहीं लगता है कि मॉडिफाई करना चाहिए मुझे, तो मैं आप लोग वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, तो मैं वो जो है उस चीज़ को जो है इम्प्रूव करूँगा और मॉडिफाई भी करूँगा। ठीक है, कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में बताइए। ठीक, तो उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।